चलो बच्चों आगे देखो, इसमें इसमें आगे देखो, साइन है भाई साइन आर। बच्चों देखो, साइन है भाई साइन आर, अभी क्या आया n2 1 के इक्वल। अब n2 1 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, n2/n1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से मिलेगा n1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू n2 इंटू साइन आर। मिला ना, n1 इंटू साइन आई इज इक्वल्स टू n2 इंटू साइन आर, n2 इंटू साइन आर। तो बेटा यहां से एक कंक्लूजन निकला कि n इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। देखो बेटा पिछले डायग्राम में, आपके पास डायग्राम होगा, लिख लो पहले, बताता हूं। ठीक है, देखो बेटा n1 मीडियम ऊपर वाला था, आप अपने डायग्राम में देखिए, n1 मीडियम ऊपर वाला था, उत्सव ध्यान दो, n1 मीडियम ऊपर वाला था और आई एंगल भी ऊपर वाले मीडियम में बन रहा था। n2 मीडियम नीचे वाला था और r एंगल भी नीचे वाला मीडियम में बन रहा था। यानी उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लो और उसमें बनने वाले एंगल का साइन थीटा लो, दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो यानी यहां से एक बात समझ में आना चाहिए कि अगर वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस देन साइन थीटा डिक्रीजेस, हेंस थीटा डिक्रीजेस। ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग बचपन में एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। बेंड होने का मतलब क्या है कि एंगल उसका क्या होता है, छोटा। तो देख लो, जब n की वैल्यू बढ़ी तो थीटा की वैल्यू कम हो गई कि नहीं, तो एंगल छोटा होने का मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। तो वो उसका मैथमेटिकल प्रूफ है, जो बचपन में आप नहीं पढ़ते थे, ये इसका मैथमेटिकल प्रूफ है कि n अगर बढ़ेगा तो थीटा कम होगा और n अगर कम होगा तो थीटा बढ़ेगा। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें एंगल ज्यादा होगा। तो देखो पिछले डायग्राम में ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो उसमें एंगल ज्यादा था, नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसमें एंगल कम था। यहां से आपको बात समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। एमटीजी है क्या, क्योंकि इसके बाद में पढ़ाना रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब, तो बस ये चेक करना चाहता था कि उसमें है कि नहीं, सिलेबस में है कि नहीं। हाँ नहीं, एमटीजी में सिलेबस है ना। अरे लगभग लगभग उतना है। नहीं नहीं, एक साल पूरा नहीं, लगभग सिलेबस से। तो ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे ना। चलो थोड़ा थोड़ा बता देते, वैसे इसमें तो है नहीं, थोड़ा सा बता दें। क्या हुआ लिखो, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब, ग्लास लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब। वैसे रेक्टेंगुलर ग्लास लैब कहते हैं उसको, लेकिन ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लैब। तो बच्चों एक ग्लास लैब ले लेते हैं इस तरीके से, ग्लास स्लैब ले लिया, ठीक है। ये सब रिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन है, इसलिए बता रहा हूं। क्योंकि कभी कई कई बार क्या होता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन जब देता है ना तो ऑप्टिक्स के दो चीजों को मिक्स करता है, और इसमें आप कह भी नहीं सकते कि रिफ्रैक्शन का पार्ट नहीं है, इसलिए उसको मैं पढ़ा ही दे रहा हूं इससे अच्छा। जैसे बेटा ये ग्लास स्लैब है, ऊपर से देख रहा हूं इसको, ठीक है ना, तो ऊपर से देख रहा हूं, रे एक ऐसे आ रही है, इस तरीके से रे आ रही है, तो ये डेंसर मीडियम में जाएगी तो मुड़ जाएगी, फिर उसके बाद वापस से रेयर में आएगी तो फिर ऐसे चली जाएगी, ऐसे ले आएगी ना। तो बनाते समय ध्यान देना कि अगर इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाओ, ध्यान देना, अगर इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाओ तो ये दोनों लास्ट में आपस में पैरेलल रहना चाहिए, ठीक है, ध्यान देकर बच्चों। इस वाली रे को अगर आगे बढ़ाओ तो ये लास्ट वाली रे इसके पैरेलल आनी चाहिए, ये ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो चलो बना लो इसको। तो इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये है एंगल ऑफ इमर्जेंट। चलो चलो चलो, एंगल ऑफ इमर्जेंस,
एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका n2, इसका n1, वापस उसी मीडियम में आ गया। तो बच्चों देखो, आप प्रूफ करके बता सकते हो कि एंगल आई एंगल ई के इक्वल होता है। स्नेल्स लॉ लगेगा, कैसे लगा के देखो, यहाँ स्नेल्स लॉ लगाने आएगा आपको। तो यार दो बार मीडियम का चेंज हो रहा है ना, तो दो बार स्नेल्स लॉ लगेगा। तो बच्चों दो बार स्नेल्स लॉ लगाओ, कैसे लगाओगे स्नेल्स लॉ? तो सबसे पहले ऊपर वाले मीडियम के लिए स्नेल्स लॉ लगाओ, तो कितना होगा साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू कितना होगा n21। और दूसरे वाले मीडियम के लिए लगाओ, ये मान लो एक मीडियम यहां है, मीडियम का चेंज जहां हो रहा है उसको देख रहा हूं मैं, एक मीडियम का चेंज यहां हो रहा है, दूसरा, तो दूसरे वाले पे लगाओगे तो क्या होगा साइन आर अपॉन साइन ई। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा आर, और एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होगा ई। साइन आर अपॉन साइन ई इज इक्वल्स टू कितना होगा n12 के n21, n12। अब ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, इनको मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, तो साइन आई इंटू अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन ई इज इक्वल्स टू n21 इंटू n12 होगा। साइन आर कट जाएगा बच्चों, साइन है n1 n21 इंटू n12 क्या हो जाएगा, ठीक है, साइन आई अपॉन साइन ए, ये 1 हो जाएगा ना, n12 क्या होगा n1 बाई n2, n21 क्या होगा n2 बाई n1। करके देखो, करके देखो 1 हो जाएगा। साइन आई अपॉन साइन ई इज इक्वल्स टू n2 बाई n1 इंटू n1 बाई n2, 1 नहीं हो गया? तो यहां से एंगल आई बराबर एंगल ई, प्रूफ नहीं करना था, ऐसा समझ लो स्नेल्स लॉ का एप्लीकेशन सीख रहे हो, बात खत्म। अगर 2 से 1 में आए तो क्या करना है, 1 से 2 में जाए तो क्या करना, अगर 1 से 2 में आ रहा है तो n21 लिखा है पहले देखो, 2 से 1 में आ रहा है तो n12 लिखा है, ठीक है ना। तो बस स्नेल्स लॉ का एप्लीकेशन है, ऐसा समझ लो। ये न्यूमेरिकल में आ सकता है थोड़ा बहुत, इसलिए बता दिया। एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है, ऐसे ऐसे ड्राइंग होता है, याद रखो बस। आगे चले, देखो ये टॉपिक तो नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल के लिए ध्यान रखना, क्योंकि स्नेल्स लॉ का एप्लीकेशन आएगा तो ऐसा ही आएगा, ऐसा दो मीडियम देके कुछ अगर आ जाए तो इस तरीके से। ठीक है, देखो बच्चों अगला लिखो इसी में एपरेंट डेप्थ, नेक्स्ट हेडिंग एपरेंट डेप्थ। अगेन ये टॉपिक नहीं मिलेगा लेकिन ये एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा है एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ का मतलब होता है आभासी गहराई। जैसे आप लोग स्विमिंग पूल के अंदर अगर कुछ बॉटम, उसका ये तली जो होता है ऊपर दिखाई पड़ता है ना, बॉटम ऊपर दिखाई पड़ता है ना, सिक्का डाल दो बाल्टी में, सिक्का ऊपर दिखाई पड़ता है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। इसको डी से डिनोट कर रहा हूं, ये एपरेंट डेप्थ, ये भी रिफ्रैक्शन के कारण होता है।
अगर आपसे कोई बोले ये फिनोमेना क्या होता है, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए बच्चों, मान लीजिए कंटेनर है, इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है, इसमें लिक्विड इस तरह से पूरा भरा हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ कंटेनर में, इसके बॉटम में आप एक कॉइन रख दीजिए, सिक्का रख दीजिए। तो सिक्का ऊपर वाले को कब दिखाई पड़ेगा, कि जब सिक्के पर लाइट गिरे और इससे टकरा के बाहर की ओर आए। ठीक है, किसी भी इंसान को लाइट बाहर कब दिखाई पड़ेगा सिक्के का, जब सिक्के पे लाइट गिरे और टकरा के बाहर की तरफ आए। बताया था ना, कोई भी चीज हम कैसे देखते हैं, बॉटल देख रहा हूं, लाइट बॉटल पे गिर के मेरे रेटिना में जा रही है, तभी मैं देख पाऊंगा। ठीक है ना, तो बेटा इसके ऊपर कितनी लाइट गिर के ऊपर की ओर आ रही होगी, तो इसका आंसर है इनफाइनाइट। लेकिन हम स्टूडेंट, हमें दो लाइट की जरूरत है, दो रे की जरूरत है। तो एक रे मैंने मान लिया कि गिरने के बाद सीधी चली गई, गई ही होगी कोई ना कोई, और एक रे मान लिया कि कुछ एंगल पे ऐसे चली गई। तो एंगल पे गई तो यहां से एंगल आई होगा और ये ऐसे चली गई होगी। बच्चों देखो, डेंसर से रेयर में जा रही है तो ऐसे फैलेगी, मतलब वो ऐसे एंगल बना होगा ना ये वाला, क्योंकि रेयर में जा रही है, तो इस तरह से बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो देखो, अब हमारी आईज को कौन से दो रेज दिखाई पड़ेंगी, कैसी रेज दिखाई पड़ेंगी, ये बाहर वाली दिखाई पड़ेंगी, अंदर वाली तो दिखाई नहीं पड़ेगी। तो इसको अगर पीछे बढ़ाओगे, दोनों रे को पीछे, ये आगे कहीं मिलेंगी लेकिन पीछे कहीं मिलेंगी, पीछे इनको बढ़ाओ। तो जब पीछे बढ़ाओगे तो किसी एक पॉइंट पे ये मिलती हुई दिखाई पड़ेगी, जिस पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी हमारी आई को सिक्का वहीं दिखाई पड़ेगा। सिक्का नीचे में दिखाई पड़ के वहां दिखाई पड़ेगा जिस पॉइंट पे मिलती हुई दिखाई पड़ रही है, तो हमारी आई को सिक्का यहां दिखाई पड़ेगा। तो बच्चों, ये इसका रियल डेप्थ था और ये इसका एपरेंट डेप्थ है। ये इसका रियल डेप्थ था और ये इसका क्या है, एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ है इसका। ठीक है, रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ, क्योंकि बच्चों ये सिलेबस है तो डायरेक्ट मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा, ऐसे आप निकाल सकते हैं चाहे तो। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी आर होगा। देखो, समझ में आ रहा है क्या बेटा? देखो, ये तो सीधी चली गई, ये वाली रे ऐसे गई, ऐसे मुड़ गई, तो ऐसे चली गई। तो हमारी आईज को कौन सी रेज दिखाई पड़ेगी, जो बाहर निकली, तो बाहर ये और ये निकली, तो हमारी आई बाहर निकली, इमेज कहां बनेगा, तो ये आगे फैल रही है, आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं। इनको पीछे बढ़ाओगे तो एक पॉइंट पे मिलते दिखाई पड़ेंगे, तो जिस पॉइंट पे मिल रहा है उसी पॉइंट पे आपका दिख रहा है। देखो, मैं थोड़ा सा बार बता रहा हूं, अगर समझना चाहते हो तो। बेटा इधर ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई है। देखो, बस ऑप्टिक्स सीखो, क्योंकि तुम नहीं जानते न्यूमेरिकल इसका बहुत टेढ़ा होता है, इसलिए खूब समझ के चीजों को, हर चीज को समझ के चला करो। ये एंगल अगर आई है, ये वाला एंगल आई बच्चों, कलर चेंज कर लूं, चलो ये ले लेता हूं, ये तो ऑलरेडी है, ये ले लेता हूं। ये एंगल अगर आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ये वाला एंगल आर है तो ये वाला एंगल आर होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना, आर होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आर है। इसको अगर मैं यहां पे जो है इसको एक्स मान लू या ए बी मान लू, कुछ भी मान लो, ए बी मान लो, ये यहां से लेके यहां तक, तो tan का जरा फॉर्मूला लगाना। ये सब पीछे कर चुके हैं, बस याद दिला रहा हूं। tan आई का फॉर्मूला क्या होगा, tan आई का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी अपॉन एच। बच्चों, tan आई का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी अपॉन एच, देख लो, देखो समझो, tan आई का फॉर्मूला ए बी अपॉन एच होगा ना बच्चों। tan आर का क्या होगा, tan आर का क्या होगा, अरे tan आई जानते हो नहीं कार्तिक, क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस वाले ट्रायंगल में देखो, परपेंडिकुलर ए बी है और बेस कितना है, एच है। इस वाले ट्रायंगल में tan आर निकालो, ए बी अपॉन डी, होगा कि नहीं, तो tan आर निकालोगे, tan आर कितना होगा, ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी, दोनों को डिवाइड कर दो, तो tan आई अपॉन tan आर इजिकल्स टू कितना होगा, डी अपॉन एच। देख लो, सही तो कर रहा हूं ना, ए बी कट जाएगा, डी अपॉन एच आएगा, क्योंकि मेरे को कैसे पता है, देखो श्योर रहना चाहिए हमेशा, अगर tan आर ऊपर है तो, अगर tan आई ऊपर है तो पक्का एच नीचे आएगा, और अगर tan आर नीचे है तो पक्का डी किधर आएगा, ऊपर, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है।
ऐसे भी सोचा करो, कंफ्यूज कई बार फ्रैक्शन में बच्चे हो जाते हैं कि h बाई डी की d बाई एच, तो उसके लिए बता रहा हूं। अब बच्चों ये साइन आई बाई साइन आर के भी इक्वल होगा। अब बोलोगे सर ये कौन सी मैथ आप लगा रहे हो, साइन आई बाई साइन आर के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था बच्चों कि साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा एंड tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल। तो ये डायरेक्ट साइन आई बाई साइन आर के इक्वल भी रख सकता हूं। अरे थीटा की वैल्यू बहुत छोटी होगी, बहुत बड़ी नहीं होगी, इसके लिए तो डायरेक्ट साइन आई बाई साइन आर लिख सकता हूं ना, क्योंकि tan और साइन और थीटा और tan थीटा बराबर होते हैं जब एंगल छोटा हो तो यहां से साइन आई बाई साइन आर किसके इक्वल होगा, n12 के n21। अगर ये n2 है ये n1 है, तो n12 के n21 लाइट किस में जा रही है, 1 में, 1 में जा रही है ना, तो यहां कितना होगा n12। तो यहां से d का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, h इंटू n1 बाई n2 कर लो या h अपॉन n21 कर लो, h इंटू n12 या h अपॉन n21, या तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो वही छोड़ दो, h इंटू n12 करके छोड़ दो। ठीक है, n12 क्या लिख सकते हो, n1 बाई n2 या n12 को ये लिख सकता हूं ना 1 अपॉन n21। बोलो सर आपने ऐसा लिखा ही क्यों, क्योंकि ज्यादातर बार ऊपर वाला मीडियम एयर हो जाता है और नीचे वाला मीडियम ही ज्यादातर गिवन रहता है। तो फॉर्मूला इस टर्म में लिखने पे क्या होता है, ऊपर h रख देते हैं और नीचे नीचे वाले का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख देते हैं, इसलिए ऐसा फॉर्मूला बन गया। कुछ नहीं है इसके अंदर, एक बार देख लो बस। ठीक है, लिख लो। ठीक है बच्चों, इसको ये बच्चों इसको x कह रहा हूं मैं, ये जो जितना ऊपर उठा है उसको x कह रहा हूं। x का मतलब होता है एपरेंट शिफ्ट, एपरेंट शिफ्ट कि एपरेंटली कितना शिफ्ट होता है। x बराबर कितना होगा बताना जरा, x बराबर कितना होगा h माइनस डी, तो x इज इक्वल्स टू h माइनस डी, x इज इक्वल्स टू h माइनस डी, एपरेंट शिफ्ट x इज इक्वल्स टू h माइनस डी। कॉमन सेंस से आ जाएगा। ठीक है, x इक्वल्स टू h माइनस डी। एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों, लिखो क्वेश्चन है, a newspaper letter, a newspaper letter, a newspaper letter, a newspaper letter seems to rise, seems माने प्रतीत होना, a newspaper letter seems to rise by 2 centimeter, a newspaper letter seems to rise by 2 centimeter, seems to rise by 2 centimeter when it is seen through, when it is seen through a glass slab, when it is seen through a glass slab which is placed over it, when it is seen through a glass slab which is placed over it, when it is seen through a glass slab which is placed over it, when it is seen through a glass slab which is placed over it, which is placed over it। ठीक है, seen through a glass slab which is placed over it। ठीक है बच्चे लिखो फाइंड द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, फाइंड द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब गिवन है, लिख लेना। गिवन क्या है, गिवन है Ng इज इक्वल्स टू 1.5,
गिवन है बच्चों एन जी इक्वल टू 1.5। गिवन क्या है, एन जी इक्वल टू 1.5। सॉल्व करो। फाइंड द थिकनेस ऑफ द ग्लास। एच क्या है बच्चों, रियल डेप्थ। डी क्या है, एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ। आए बच्चों, बच्चा ये 2 सेंटीमीटर बताओ क्या दिया है, एच दिया है, डी दिया है कि एक्स दिया है? जितना उठा है वो दिया है ना, बस कर लो। और बच्चों अगर N1 के बारे में कुछ नहीं बोला तो N1 1 मान लो, N2 कितना होगा 1.5, N1 कुछ नहीं देंगे तो एयर मान लिया करो। ऊपर वाला मीडियम क्या है, एयर। एयर का कितना हो जाएगा 1। अब दिमाग लगाओ, कुछ नहीं इसके अंदर। x बराबर h माइनस डी है। माइनस कैसे आ सकता है? क्या निकालना है हमें, h निकालना है। करेक्ट। देखो बच्चों, x की वैल्यू कितने दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। x बराबर कितना होता है, h माइनस डी। तो x बराबर h माइनस h अपॉन N21। तो कितना देगा, 2 इज इक्वल्स टू h कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 अपॉन N21। तो N2 बाय N1 होता है, N1 एयर है तो N2 हो जाएगा डायरेक्ट। N2 कितना दिया था 1.5 दिया हुआ था ना, तो यहां से कितना जाएगा 2 इंटू एच, ये कितना का 1.5 माइनस 1 अपॉन 1.5। तो यहां से कितना जाएगा 2 इज इक्वल्स टू एच अपॉन 0.5 अपॉन 1.5। बेटा ये 1/3 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। यही आंसर है, एच इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज द आंसर।
ठीक है। चलो बच्चों आगे चले। चलो अब लिखो बच्चों क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल आईसी, क्रिटिकल एंगल देखो, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल बेटा आईसी, सी नीचे रहेगा सबस्क्रिप्ट में, क्रिटिकल एंगल देखो, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच angle of refraction, it is the angle of incidence at which angle of refraction become 90 degree, become 90 degree when light travel from, when light travel from denser medium, when light travel from denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, when light travel from denser medium to rarer medium become 90 degree when light travel from denser medium to rarer medium। इधर ध्यान दो बच्चों, जैसे मान लो ये नीचे वाला मीडियम डेंस है, ये डेंस मीडियम है, ठीक है ना, और इससे लाइट ट्रैवल कर रही है ऊपर की तरफ, इससे लाइट ऐसे जा रही है, तो अगर ऐसे जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी कि नहीं जाएगी, तो मैं एंगल आई को और बढ़ाऊं तो ये और दूर जाएगी, समझ रहे ना, एंगल आई और इधर इधर ध्यान दो, एंगल आई और बढ़ाऊं तो एंगल आर और बढ़ेगा, अब एंगल आई मैं और बढ़ाऊं तो एंगल आर और बढ़ेगा, तो कभी ना कभी एक एंगल ऐसा मिलेगा मुझे जिसपे एंगल आर जो है 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब रे बिल्कुल इसी के ऊपर जाने लगेगी, ये एंगल 90 हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। तो बच्चों अभी ड्राइंग मत बनाओ, मैं हटा रहा हूं इसको। तो जो एंगल जिसपे बिल्कुल एंगल आर क्या होता है 90 डिग्री, लेकिन ऐसा तभी हो पाएगा जब लाइट किसमें से किसमें जाए, लाइट किसमें से किसमें जाए, ऐसा तभी पॉसिबल है बच्चों जब लाइट टेंसर से रेयर में जाए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब लाइट ऐसे जाए डेंसर से जाए। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इसे हम क्या कहते हैं क्रिटिकल है। ये वाला एंगल उस समय जब ऐसा हो जाता है तो उस समय जो एंगल बनता है उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये एंगल 90 हो गया, अब ये नीचे मीडियम है, मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है। आईसी का फॉर्मूला खुद निकालो, स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ लगाओ बच्चों, आईसी का फॉर्मूला खुद निकालो, स्नेल्स लॉ लगा लो। हाँ तो ऐसे ओवर लगाने के ऐसे डायरेक्ट कर लो, साइन आईसी, साइन आईसी अपॉन साइन 90 इज इक्वल्स टू कितना होगा n12 के n21, n12 के n21, n12 ना, ये n12 हो जाएगा बेटा। तो साइन आईसी बराबर कितना हो जाएगा, साइन आईसी इज इक्वल्स टू n1 अपॉन n2, खत्म। क्यों, क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है, ये फॉर्मूला बन गया, स्नेल्स लॉ लगा के फॉर्मूला निकल गया साइन आईसी का, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। आईसी क्या है क्रिटिकल एंगल, इनवर्स के टर्म में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। ऐसे तो होता है लेफ्ट हैंड है तो आईसी वाली जो राइट जा रही है वो इस तरफ से जाएगी, इस तरफ से, इस तरफ से, हाँ तो यहाँ ऐसे नाइन हो जाएगा, तो ऐसे जाएगा तो वो भी इक्वल पॉइंट होगा। हाँ इधर से ऐसे ऐसे भेज रहे हो ना तुम, तो ऐसे भेज रहे हो ऐसे हो जाए, बाहर से अंदर तुम भेज रहे हो क्या,
तुम ऐसे कह रहे हो, ऐसे कह रहे हो, ऐसे तभी तो बात वही है। और ऐसे इसका यूज क्या करते हैं, वो क्या करते हैं? तब नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, असंभव। ये तभी पॉसिबल है ना जब एंगल आर बड़ा हो एंगल आई से, और एंगल आई से बड़ा कब होता है, जब डेंसर से रेयर में जाए, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। लिखो, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम whose critical angle, find the speed of light in a medium whose critical angle with air is, find the speed of light in a medium whose critical angle with air is 30 degree. Find the speed of light in a medium whose critical angle with air is 30 degree. Find the speed of light in a medium whose critical angle with air is 30 degree. Find the speed of light in a medium whose critical angle with air is 30 degree. Find the speed of light in a medium whose critical angle with air is 30 degree. हाँ N1 की वैल्यू वन होगी। हाँ N1 की 1 हो जाएगी। तो 2 हो गई। स्पीड ऑफ लाइट पूछा था ना मैंने, N2 तो 2 होगा। आपसे स्पीड ऑफ लाइट पूछा गया था। हाँ 1.5 क्या 1.5 इंटू 10⁸ करेक्ट। 1.5 इंटू 10⁸ ठीक है, हो गया ना सबका, बच्चों बताना नहीं है ना। साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/n2, तो बच्चों n2 की वैल्यू 1 साइन 30 1/2 इक्वल टू 1/n2, n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अगर n2 2 होगा तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा c/n, n की जगह 2 रख देना, क्वेश्चन अभी पीछे किया था, n की वैल्यू 2 हो जाएगी तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी 1.5 इंटू 10। अगला लिखो बच्चों, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं TIR, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR लिख लो। लिखो बच्चों इसके बारे में, इट इज अ फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक, TIR लिखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट इज अ फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक, it is a phenomena of bouncing back of light in the denser medium while traveling from denser to rarer medium, while traveling from denser to rarer medium। इसकी कंडीशन क्या है, तो कंडीशन दो है जो एक ऑप्शन डेफिनेशन में भी लिख,
लाइट इन द डेंसर मीडियम वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। कंडीशन क्या है कि लाइट को मस्ट ट्रेवल, ये तभी होगा इसके बाद वेव है, मॉडर्न फिजिक्स है। वेव ऑप्टिक्स के बाद सिलेबस बहुत कम, मतलब सिलेबस अक्टूबर के अंदर ही खत्म हो जाएगा। है वो बहुत छोटे छोटे हैं, जल्दी खत्म हो जाएगा सिलेबस। पहला कंडीशन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। दूसरा कंडीशन एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन एंगल आई सी। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है ना? बस कंडीशन है, कंडीशन मतलब शर्त, ये शर्त है। ये शर्त जब पूरा होगा तभी टीआईआर होगा। तो जैसे मान लो अभी आपने देखा था क्रिटिकल एंगल पे लाइट क्या हो जा रही थी, इससे पैरेलल हो जा रही थी, एंगल बढ़ाते जा रहे थे। तो लोगों ने दिमाग लगा कि अगर क्रिटिकल एंगल से भी एंगल ज्यादा बढ़ाते फिर क्या, एंगल आई शुड बी ग्रेटर देन एंगल आई सी, मतलब एंगल आई क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो बेटा ये आपने देखा था कि एंगल आईसी पर लाइट जो है वो 90 डिग्री पे आ जा रही थी। तो लोगों ने बोला कि अगर आईसी से भी एंगल बढ़ा दे तो क्या होगा। तो एंगल आईसी से भी जब बढ़ा दोगे तो वापस उसी मीडियम में आने लगेगी लाइट, वापस उसी मीडियम में आने लगेगी। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, टीआईआर। ये बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है, बहुत आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक घटना क्यों है? तो देखो बेटा ये पानी है, पानी पे लाइट टकरा रही है और पानी में ही आ जा रही है। ठीक है ना? यहां मिरर रहता तो बात अलग थी, लेकिन यहां पानी से टकरा रही है और पानी में आ जा रही है। एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सरफेस है, उससे लाइट बाहर नहीं निकल पा रही है, वो ट्रांसपेरेंट सरफेस से लाइट को अंदर कर दे रहा है। ये बहुत ही कमाल की घटना है। टीआईआर एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना है, याद रखना। क्योंकि यहां देखो ऊपर मिरर नहीं है, फिर भी लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम से बाहर नहीं निकल पा रही है। मीडियम ट्रांसपेरेंट है, लाइट बाहर नहीं आ पा रही, फिर भी अंदर ही रह जा रही। ठीक है ना? लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए। एंगल आई से आईसी जो है वो छोटा, मतलब एंगल आई एंगल आईसी से बड़ा होना चाहिए और लाइट डेंसर से रेयरर में जाना चाहिए। तो इसी घटना को हम लोग टीआईआर कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। बहुत खतरनाक घटना है। इसको मॉडर्न में इसके मतलब मॉडर्न साइंस में से काफी डिस्कवरीज हुई, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, क्लियर बच्चों? हाँ हाँ, डेंसर टू रेयरर मीडियम। नहीं तो ये ऊपर रेयरर होना चाहिए तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक, चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है एप्लीकेशन, इसका पहले आप लोग समझे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन कहां का होता है? पहला एप्लीकेशन लिखे मिराज में। मिराज जानते हैं आप लोग? हाँ, भ्रम होता है। रोड पे पानी देखा है आप लोगों ने? हाईवे पे पानी देखा है ना? रेगिस्तान में भी पानी देखा होगा, नजरों का धोखा। अरे तो मूवी आ गई, सही कह रहा है कार्तिक। अरे आप लोग हाईवे वगैरह पे हुए हो तो ऐसा आपको सीन दिखाई पड़ा होगा। ऐसा देख रहे हो ना, पानी टाइप का कुछ दिखाई पड़ता है, होता नहीं लेकिन दिखाई पड़ता है। वैसे